वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 2.0 में। आज मैं आप सभी के सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वह कोशिका से संबंधित टॉपिक है। देखिए, कोशिका से संबंधित टॉपिक के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कोशिका का अध्ययन किस प्रकार संभव हो सका है। तो कोशिका के अध्ययन की शुरुआत तब हो सकी जब जेड जैनसन एवं एच जैनसन नामक वैज्ञानिक ने जेड जैनसन एवं एच जैनसन नामक वैज्ञानिक ने 1590 में सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कर दिया। देखिए, जैसे इन्होंने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया तो सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार से रॉबर्ट हुक ने कोशिका का अध्ययन कर लिया। देखिए, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का अध्ययन किया था वो 1665 ईस्वी में किया था। यदि यह सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जैनसन एवं जैनसन के द्वारा नहीं हो पाती तो वैसे भी कोशिका सूक्ष्मदर्शी संरचना है, साधारण संरचना नहीं है। ये सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोपिक संरचना है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो जब ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसका मतलब इसे सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बगैर अध्ययन ही नहीं किया जा सकता है। जेड जैनसन एवं एच जैनसन ने 1590 में जब सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कर दिया तब कोशिका का अध्ययन संभव हो पाया तथा 1665 में किसने कोशिका का अध्ययन कर लिया? रॉबर्ट हुक ने। अब रॉबर्ट हुक ने जैसे ही कोशिका का अध्ययन किया तो इन्हें एक नाम दिया गया कोशिका विज्ञान का पिता। याद रखिएगा, कोशिका विज्ञान को हम इंग्लिश में साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी। आगे देखते हैं, एक नए वैज्ञानिक है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। 1674 ईस्वी में। तो इन्होंने 1674 में सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अध्ययन किया। अब देखिए क्यों कहा जा रहा है जीवित कोशिका का अध्ययन किया, क्योंकि वास्तव में जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का अध्ययन किया था उन्होंने कोशिका का अध्ययन नहीं अपितु उन्होंने सेल वॉल का अध्ययन किया था। उन्होंने पादप कोशिका का अध्ययन किया था और जिसमें सेल वॉल दिखाई पड़ रहा था और उन्हें सेल वॉल किस प्रकार से दिखाई पड़ रहे थे? एक मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई पड़ी। क्या दिखाई पड़ी? मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना। अब देखिए, ये मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना उनको दिखाई पड़ी। कुछ इस प्रकार का रहा होगा मधुमक्खी के छत्ते के समान। मधुमक्खी का छत्ता आप सभी ने देखा होगा, इस प्रकार का होता है। आप इस प्रकार से समझिए, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई पड़ी। तो इसका मतलब इन्होंने कहा सबसे पहले जीवित कोशिका का अध्ययन किसने किया? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। अब देखिए, इन्होंने कई सारी कोशिकाओं का अध्ययन किया एक साथ। जैसे एक कोशिकीय पादपों का अध्ययन किया, जंतुओं का अध्ययन किया, जीवाणुओं का अध्ययन किया एवं रुधिर कोशिकाओं का भी अध्ययन किया। याद रखिएगा, सबसे पहले रुधिर कोशिकाओं का अध्ययन भी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने ही किया था। बाद में विल्सन नामक वैज्ञानिक आए। देखिए, आविष्कार जो है वो बिल्कुल सन वाइज दिखाई पड़ रहे हैं। 1590 में जैनसन एवं जैनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कर दिया तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया? उससे पहले कोशिका का अध्ययन कर लिया। और तुरंत आ जाइए 1674 में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का अध्ययन कर लिया। तो विल्सन ने 1710 में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कर दिया। किसका आविष्कार कर दिया? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। देखिए, अभी तक किसका यूज हो रहा था? साधारण सूक्ष्मदर्शी जो बिल्कुल ओल्ड फैसिनेटेड थी। अब कौन सी सूक्ष्मदर्शी आ गई? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अभी हमारे पास जो सबसे ओल्डेस्ट मॉडल होता है वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है। तो देखिए, इन्होंने किसका आविष्कार कर दिया? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। और देखिए आगे 1824 में ड्यूट्रेसे। तो ये ड्यूट्रेसे नामक वैज्ञानिक ने कहा कि सभी संगठित शरीर वाले जीवों की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? कोशिका है। इन्होंने ही इस वाक्य को दिया, ड्यूट्रेसे ने ही सबसे पहले इस वाक्य को दिया कि सभी संगठित शरीर वाले जीवों की सूक्ष्म इकाई क्या है? कोशिका है। और इसी के थोड़ा और बाद नाल एंड रस्का नामक वैज्ञानिक है, या नाल एंड रस्क कह सकते हैं, कोई नाल एंड रस्का भी कहते हैं। तो नाल एंड रस्का नामक वैज्ञानिक है 1931 और 32 में। देखिए, डेट कंफर्म नहीं है, 1931 और 32 में आए नॉल एंड रस्का। 31 में नॉल, 32 में रस्का। देखिए,
इन्होंने किसका आविष्कार कर दिया? तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कर दिया। कौन सा सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कर दिया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का, याद रखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कर दिया। इन्हीं खोजों के द्वारा हम कोशिका का अध्ययन कर पाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं अपने कोशिका सिद्धांत की तरफ। देखिए सामान्यतः अगर हम कोशिका को परिभाषित करना चाहें तो साधारण से एक परिभाषा बताई जाती है कि यह संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। क्या चीज है? संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इस बात को समझिएगा, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। कोशिका वैसे किस चीज की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है? तो जीवन की। कभी कभी इसे जीवन की मौलिक इकाई के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। किस रूप में बताया जाता है? जीवन की मौलिक इकाई के रूप में। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो अगर साधारणता कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये चीज कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखिए अगर ये है कोशिका, तो कोशिका सिद्धांत क्या है? बहुत सारे वैज्ञानिकों ने पढ़ने की कोशिश की कोशिका को, और उसी के आधार पर कोशिका की संरचना को प्रदर्शित किया, जिसमें सबसे पहले थे ओकेन, एक वैज्ञानिक थे लैमार्क, एक वैज्ञानिक थे एमिसी तथा एक थे मेयर। देखिए पहले वैज्ञानिक का नाम है ओकेन, लैमार्क, एमिसी तथा मेयर। इन्होंने सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? यानी कोशा के बारे में बताया। देखिए इसके पहले आपको बताया जा चुका है कि कोशिका का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। अब देखिए जब ओकेन ने बताया तो दो वैज्ञानिक आए जिनका नाम था स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान। देखिए स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिकों ने क्या दिया? कोशा सिद्धांत। कोशा सिद्धांत या इसी को कोशिका सिद्धांत कहते हैं, इसी को सेल थियरी भी कहते हैं। क्या चीज? सेल थियरी। देखिए सेल थियरी में जो ओकेन, लैमार्क तथा एमिकी तथा मेयर ने कोशा के बारे में बताया था, इसी चीज को इन्होंने थोड़ा मॉडिफाई किया और आगे बढ़ाया ना। क्या किया? इसी चीज को इन्होंने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा करके एक सिद्धांत के रूप में दे दिया, जिसे कोशा सिद्धांत कहा जाता है। देखिए कोशिका सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नंबर एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसे कहा जाता है कि सभी पादप एवं जंतुओं का शरीर किसका बना होता है? कोशिका का बना होता है। याद रखिएगा, जो पहला पॉइंट कहा उन्होंने, सभी पादप एवं जंतुओं का शरीर किसका बना होता है? कोशिका का बना होता है। देखिए अब इनमें कोशिकाएं कैसी हो सकती हैं? या फिर कोशिकाएं योनिश, या फिर ये एक कोशिकीय हो सकती हैं, या फिर कैसी हो सकती हैं? एक कोशिकीय, यानी पादप भी एक कोशिकीय हो सकता है और जंतु भी एक कोशिकीय हो सकता है, या फिर एक कोशिकीय कैसे हो सकती है? बहुकोशिकीय हो सकती है। इसका दूसरा टर्म दिया इन्होंने। देखिए नंबर थर्ड जो पॉइंट इन्होंने दिया, इन्होंने कहा कि सभी कोशिकाओं में रासायनिक संगठन
एवं उपापचयन, रासायनिक संगठन एवं उपापचयन एवं उपापचयन की क्रियाएं समान होती हैं। की क्रियाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। देखिए, और एक और बात बताएंगे आपको, इन्होंने एक अंतिम एवं महत्वपूर्ण बात बताई कि नई कोशिका का जो निर्माण होता है, यानी नई कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिका के द्वारा होता है। इस बात को समझिएगा। ये जो चौथा और अंतिम पॉइंट है, नई कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिका के द्वारा होता है, ये टर्म रुडॉल्फ विर्कोव ने, किसने? रुडॉल्फ विर्कोव ने आर विर्कोव ने अपनी पुस्तक सेलुलर पैथोलॉजी में दी। कौन सी पुस्तक थी इनकी? सेलुलर पैथोलॉजी। इस अंतिम पॉइंट को, इसका मतलब है इस आखिरी पॉइंट को अलग से जोड़ा गया है, जिसको जोड़ने वाले वैज्ञानिक थे कौन? रुडॉल्फ विर्कोव। बस कोशिका सिद्धांत से संबंधित इतनी ही बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है। देखिए, कुछ अपवाद हैं कोशिका सिद्धांत के, उन अपवादों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो अपवाद है उसे हम कहते हैं विषाणु। विषाणु इसके अपवाद हैं, क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। अब चूंकि ये कह रहा है कि नई कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिका के द्वारा होता है, तो ये कोशिका विभाजन की बात कर रहा है। और कोशिका विभाजन में आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले केंद्रक विभाजन होता है और उसके बाद जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म का विभाजन होता है। तो जब केंद्रक नहीं है तो इसका मतलब विषाणु क्या है? कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं। इसी प्रकार से प्रोटोजोआ, विषाणु के बाद जो दूसरे हैं उन्हें कहते हैं प्रोटोजोआ। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नीली हरी शैवाल। नीली हरी शैवाल के अलावा एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल और है, जो आवृत बीजी पौधों की, आवृत बीजी पादपों में चलनी नलिकाएं जो बनी होती हैं, चलनी नलिकाएं, आवृत बीजी पौधों में जो ये चलनी नलिकाएं बनी होती हैं, ये इसका एक बहुत बड़ा अपवाद है। देखिए, इसके अलावा मानवों में पाए जाने वाला आरबीसी, याद रखिएगा, मानवों में पाए जाने वाले आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल में किसी भी प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी केंद्रक उपस्थित ही नहीं होता है। तो मानवों में पाई जाने वाली जो रक्त कोशिकाएं हैं, और रक्त कोशिकाओं में लाल रक्त कणिकाएं जो हैं, ये लाल रक्त कणिकाएं भी कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थियरी की अपवाद हैं। याद रखिएगा इस बात को। तो इसी के साथ हमारा कोशिका सिद्धांत का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।